हेलो जी। हम लोग इस हफ्ते का वीकली बाजार टॉक लेके आ चुके हैं। ठीक है, यूजुअल स्टूडियो सेटअप में मैं नहीं हूँ, आई एम ट्रैवलिंग समवेयर और मैं ट्रैवल करते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा देखने में, बट दैट्स ओके। हम लोग इस हफ्ते 3 न्यूज़ पर्टिकुलरली रिकॉर्ड करेंगे, और रादर 3 न्यूज़ के बारे में समझेंगे। नंबर वन इज़ सेबी ने एक नया कंसल्टेशन पेपर लेके आया है, उस पर थोड़ा सा समझते हैं क्या लॉजिक है, क्या होता है कंसल्टेशन पेपर, सेबी क्यों लेके आया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। नंबर टू इज वी विल कवर अ न्यू ट्रेंड विच इज सीन इन द एफएमसीजी कंपनीज। तो हम लोगों ने क्या करा, अभी रिजल्ट सीजन आ रहा है, तो हम लोग ऑलमोस्ट हर सेक्टर की कुछ 5 या 7 बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स को थरली एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली ऐसे सेक्टर्स जो फ्यूचर में आउट परफॉर्म कर सकते हैं या फिर जिन्होंने पास्ट में अंडर परफॉर्म करा है। तो हम लोगों ने जब एफएमसीजी की 4-5 कंपनीज का क्वार्टरली रिजल्ट एनालाइज करा, तो उसमें एक ट्रेंड समझ में आया है, वो ट्रेंड पे डिस्कस करेंगे। आज हम ये भी सीखेंगे कि एफएमसीजी कंपनीज किन 3 स्टेजेस में जाके वैल्यू क्रिएट करती है। मतलब एफएमसीजी की जो मार्केट स्ट्रैटेजी होती है, 3 लेवल पे क्या मार्केट स्ट्रैटेजी होती है, उसको डेप्थ में समझेंगे। एंड नंबर 3, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो अभी 2 दिन पहले जापान मार्केट वॉज फेल, मार्केट वॉज फॉल फॉर 5%, क्लोज टू 5% गिर गया जापानीज मार्केट। ये बहुत बड़ा फॉल है, अगर ये निफ्टी में होता तो शायद मैं कवर भी ना करता, लेकिन जापान मार्केट अगर 5% गिरा है, बिकॉज उस मार्केट ने, जापान की इक्विटी मार्केट ने लास्ट 35 ईयर्स में 0% रिटर्न दिए हैं। और ऐसी एसेट क्लास जिसने 0% रिटर्न दिए हैं, वो अगर सडनली -5% आपको एक लॉस देते, तो नो बडी वुड बी एबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ लॉस। तो वील अंडरस्टैंड दैट इन डेप्थ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। तब तक आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कर दो भाई, बहुत एफर्ट ले रहा हूँ, कहीं पर रास्ते में हो। ठीक है, एक छोटी सी जगह में बैठ के जैसे तैसे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कब अपलोड होगा, होगा नहीं हो पाएगा इस हफ्ते, डोंट नो दैट, बट स्टिल सो नंबर वन इज, सेबी ने नया कंसल्टेशन पेपर लेके आया है। तो देखो यार, सेबी क्या करता है पता है, सेबी खुद को बहुत डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन मानता है। सेबी बोलता है कि अगर हमको फीडबैक्स आते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हम लोग उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि क्या नए रूल्स होने चाहिए फ्यूचर में। अब ये जो ड्राफ्ट होते हैं ना, ये हम लोग थोप नहीं देते हैं लोगों पे कि चलो भाई कल से ये करना है आपको। ठीक है, वी डोंट डू दिस, स्पेशली व्हेन वी आर मेकिंग स्ट्रक्चरल चेंज। ये सेबी बोल रहा है आपको, हम ऐसा नहीं करेंगे आपको आगे बोलेंगे कि रात को 8 बजे के बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस बंद, नो विल नॉट डू दैट। तो हमने जो भी चेंजेस प्रपोज करें, हम उसके पूरा लॉजिक के साथ एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज करते हैं। जनता के पास टाइम होता है 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, जितना उस कंसल्टेशन पेपर में होता है, कि आप अपने जो भी आपके ओपिनियंस हैं, जो भी आपके रिमार्क्स हैं, जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं सेबी की नई पॉलिसीज पे, या सेबी की प्रोस्पेक्टिव पॉलिसीज पे, अपकमिंग पॉलिसीज पे, आप उसके बारे में सेबी को कुछ भी कंसल्ट कर सकते हो, दे सकते हो, आप सजेशंस दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। सेबी बोलता है कि हम आपके सारे सजेशंस पढ़ेंगे जो आपने कंसल्टेशन पेपर पे दिए, और फिर फाइनली जो भी नए रूल्स आएंगे वो हमारा बोर्ड पास कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसेस होती है। कोई भी चेंज होता है सेबी में, तो सेबी पहले कंसल्टेशन पेपर रिलीज करता है, सब लोगों से सलाह मशवरा लेता है, सारे स्टेक होल्डर्स से। सारे स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ गया, ब्रोकर कम्युनिटी आ गई, रिटेल इन्वेस्टर्स आ गए, वैल्यू इन्वेस्टर्स आ गए, गवर्नमेंट हो गया, आरबीआई हो गया, सब लोग अपने अपने सजेशंस देते हैं। फिर सेबी को जो ठीक लगता है, सेबी इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एनी वन सजेशन, बट सेबी को जो भी ठीक लगता है, फिर सेबी उसके हिसाब से फाइनली जो भी फाइनल रूल्स आते हैं, उसको सेबी का एक बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेबी के बोर्ड मेंबर्स, वो पास कर देते हैं एंड बिकम द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, तो सेबी ने ना अभी एक नया अ, थोड़ा सा कंसल्टेशन पेपर रिलीज करा है। इसका बैकग्राउंड समझाता हूँ। इस बैकग्राउंड के पहले छोटी सी मिंट की एक स्निपेट है, आप थोड़ा, मैं चाहता हूँ इस पे फोकस करो। आप अगर देखोगे तो इंडेक्स वॉल्यूम जो होते हैं ना, इंडेक्स ऑप्शंस जो होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस, ठीक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इनकी ट्रेडिंग ग्रोथ 13 टाइम्स बढ़ गई है। 13x फ्रॉम FY 20 to 24। पिछले 4 सालों में 13 टाइम्स ट्रेडिंग बढ़ी है इनकी, आप सोच के देखो जरा। मतलब पहले जहां पर 10.8 ट्रिलियन रुपीस का ट्रांजेक्शन होता था, वो बढ़ के 138.2 ट्रिलियन रुपीस का ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, एंड सेबी इज कंसर्न्ड अबाउट दिस। वाई सर, सेबी को क्या पड़ी है, सेबी क्यों कंसर्न है इसको लेके? क्योंकि सेबी ने ना एक अभी रिसेंटली एक आंकड़ा जारी किया है। ठीक है, एंड दे हैव इशूड अ स्टैट्स। उन्होंने ये बोला है कि
close to 92 lakh individuals has traded index derivatives at NSE, है ना? मतलब 92 लाख लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने एनएसई निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जाके या तो निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी के ऊपर ट्रेड्स करें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे। इसमें से 85% पीपल हैज मेड लॉसेस। 100 में से 15 लोग ही प्रॉफिट में हैं। ठीक है, और ये 85% लोगों ने जो लॉस करा है, इसका क्यूमुलेटिव लॉस साइजेस 520 बिलियन रुपीस, और इसके ऊपर और प्लस 20% की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रेडिंग कॉस्ट। सर ट्रेडिंग कॉस्ट मतलब ब्रोकरेज, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और बाकी सब जमाने की स्टैम्प ड्यूटी, ये वो जो गवर्नमेंट लेती है जब आप ट्रेड करते हो। तो आप समझ रहे हो मतलब क्या ये आंकड़े डरावने नहीं लग रहे हैं आपको? दैट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तो यार ऐसा लग रहा है दैट इट्स अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये तो खत्म कर देगा सब, पूरी कैपिटल खत्म कर देगा आपकी। आप 100 लोग अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो 85% लोग तो लूज कर रहे हैं, 15% लोग कमा रहे हैं। ठीक है, जो लूज कर रहे हैं वो जितना लूज कर रहे हैं उसका 20% एडिशनल पे कर रहे हैं फॉर ट्रेडिंग कॉस्ट। ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। नाउ दिस इज वेरी हॉरिफिक फॉर मी। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा समझना कि सेबी क्या मेजर्स लेके आया है। सेबी बोल रहा है, बोले हम कुछ स्टेप्स रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को है ना डिस्करेज करना है रिटेलर्स को कि वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाए। देखो क्या होता है यूजुअली पता है, आज अगर आपके पास 100 रुपया भी है ना, 100 रुपीज, इफ यू जस्ट हैव 100 रुपीज, यू कैन बाय अ फ्यूचर, यू कैन बाय एन ऑप्शन। स्पेशली आप एक्सपायरी डे पे तो खरीद ही सकते हो। आप 2 रुपये 3 रुपये वाला कोई ऑप्शन खरीद लो। ठीक है, और 2 रुपये वाला निफ्टी का ऑप्शन खरीदा, 25 की क्वांटिटी, 50 रुपीज़ का ऑप्शन आया आपका, और आप इस उम्मीद में रहते हो कि 2 के 200 हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली पीपल आर ट्रीटिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एज अ लॉटरी टिकट, राइट? सो इसके लिए सेबी ने कुछ मेजर्स लाए। सेबी वांट टू कर्ब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अभी क्या होता है ना, देखना, जैसे मान लो इस समय निफ्टी जो है, ठीक है, जो निफ्टी है वो निफ्टी से फॉर एग्जांपल 25,000 पर है। तो अभी क्या होता है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो रिटेलर्स हैं वो 28,000 और से फॉर एग्जांपल 23,000 या 22,000, इस रेंज में किसी भी स्ट्राइक प्राइस का फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब 25,100, है ना, 25,200, 25,300, इस तरह के, 25,400, 25,500, इस तरह से 20। मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति जा रहा है खरीदने, ठीक है, ऑप्शंस, तो आपने उसके सामने पूरा बूफे लगा दिया। सेबी बोल रहा है ये सारी नोटंकी बंद करो। ये क्या रेंज दे रहे हो आप इतनी बड़ी, 3,000 पॉइंट ऊपर नीचे, 3,000 पॉइंट ऊपर, डोंट डू दिस। सेबी बोलता है कि अगर मार्केट 25,000 पर है, ठीक है, तो लेट द पीपल ट्रेड ओनली 5 पॉइंट्स अप एंड 5 पॉइंट्स डाउन। मतलब 25,500 और 24,500। सिर्फ आप ये 10 स्ट्राइक प्राइस पर ही उनको ट्रेड करने दो। इससे क्या होगा पता है? क्या होता है ना, समझना, अगर अभी निफ्टी 25,000 पर है, ध्यान से समझना, हो सकता है कई लोगों को क्लीन बोल्ड हो जाए जिनको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है ऐसा कि ऑप्शंस बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए, तो हम लोगों ने NISM 8 की पूरी फ्री सीरीज रखी है यूट्यूब पे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा जरा समझना है इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब 25,000 पे अभी निफ्टी है और मैं 28,000 का कॉल लेता हूं, अगर 3,000 पॉइंट ऊपर का कॉल लेता हूं, तो कॉल मेरे को बहुत सस्ता मिलता है। इट बिकेम वेरी अफोर्डेबल फॉर मी, राइट? इट इज वेरी अफोर्डेबल फॉर मी टू बाय। मेरे मेरा 100 रुपए हैं तो भी मैं खरीद सकता हूं। बट यहीं पर ही 25,000 पर अगर मार्केट है और आप 25,500 का कॉल खरीद रहे हो, तो इट विल नॉट कम इन पेनीस, इट विल नॉट कम इन 1 रुपी 2 रुपी, इट विल बी कॉस्टली, राइट? ये होगा आपका 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, डिपेंड कि कितना टाइम बचा है एक्सपायरी में। तो इससे क्या होगा, इससे देखो यार, बेसिक सेबी का लॉजिक ये है कि हमको अफोर्डेबिलिटी फैक्टर लूज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कितना भी 100 रुपए लेके, 200 रुपए लेके स्टार्ट कर दे सट्टा बाजारी करना। ठीक है, सेकेंड सेबी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज करने का बोलेगी एक्सचेंजेस को। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज मतलब। जैसे अगर आज आप निफ्टी निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज देखोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज 25 है।
ठीक है, अभी निफ्टी 25,000 पर है और 25 का लॉट है। ठीक है, तो 6,62,50,000 रुपए के आसपास हो गया शायद, ये फिगर आना चाहिए। यस, ठीक है, सॉरी 6,25,000 रुपए हो गया। ठीक है, 6,25,000 रुपए हो गया। 6,25,000 रुपए अगर निफ्टी ये कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा के 50 का कर देती है इसको, ठीक है, तो जो चीज पहले 6,25,000 में खरीदी जा रही थी, 6,25,000 की चीज खरीदने के लिए आपको से फॉर एग्जाम्पल अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है 25,000 रुपए, या 25,000 रुपए जेब में रख के लाओ और आपको 6.5 लाख रुपए, 6.25 लाख रुपए का सौदा खिलवा दूंगा मैं, ब्रोकर ऐसा बोलता है। सेबी ने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का साइज 25 से बढ़ा के 50 कर दिया, तो अब क्या होगा ब्रो? अब 25,000 इंटू 50 होगा। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है 12.5 लाख रुपए का बनेगा, और इस पे जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी वो 50,000 प्लस रुपीस पे हो सकती है। 50,000 एंड प्लस। सो यहां पर क्या फिर से सेबी एक नया मेजर लाके अफोर्डेबिलिटी फैक्टर खत्म करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तीसरी चीज सेबी ने क्या बोला? मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। देखो अपन ने भी लास्ट सेशन में देखा था, लास्ट स्लाइड में, कि बात से फॉर एग्जाम्पल है ना, दिस इज नॉट द रियलिटी, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, कि 62,500 रुपए का अगर आपको एक्सपोजर लेना है मार्केट में, कि आप 62,62 लाख 6,25,000 रुपए का ट्रेड ले लो मार्केट में, सॉरी 6,25,000 का ट्रेड ले लो मार्केट में, तो आपको 25,000 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आज मेरे पास अगर 25,000 रुपए हैं तो मैं 6 लाख रुपए की हार जीत कर सकता हूं, है ना, 6 लाख रुपए के बराबर का सौदा ले सकता हूँ। 10% ऊपर हो गया तो सीधे 6,000 60,000 रुपए मिल जाएंगे, राइट। अगर सेबी ये बोल देता है कि भाई देखो ये 25,000 रुपए नहीं, इसके लिए आपको 75,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहां पर ये जो मार्जिन है 25,000 में, जो अभी आपको 6,25,000 रुपीज मिल रहा है करने को, सेबी बोल देता है कि नहीं 25,000 में नहीं होगा, अभी 50,000 में होगा, ये 75,000 में होगा, या 1 लाख में होगा, तो अगेन इट विल डिस्करेज पीपल टू गो टूवर्ड्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। डेफिनेटली देखो यार, अगर आप सेबी का थोड़ा सेंस देखोगे, तो बीच में तो ऐसा चल रहा था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को स्पेकुलेटिव बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, 30% का कट हो जाएगा, उसमें भी टैक्स का ये वो। यार टैक्स बढ़ाने से कभी भी किसी चीज का डिस्करेजमेंट नहीं हो सकता। मतलब सिगरेट पे, अल्कोहल पे इतना ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है, पेट्रोल पे इतना ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है, ठीक है, क्या लोग कम कंज्यूम करते हैं क्या? दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। आपको इस तरह से ही डिस्करेज करना पड़ेगा अगर करना है तो। ठीक है, दूसरा सेबी क्या कह रही है पता है? सेबी बोल रही है कि यार एक्सपायरी डे का जो रश है ना उसको खत्म करो। मतलब अभी क्या होता है, अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये पांचों दिन किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। सर तो एक्सपायरी के दिन होता क्या है? एक्सपायरी के दिन लोग लॉटरी का टिकट समझ के खरीदते हैं स्टॉक्स को। ठीक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को देखो आप, लास्ट 30 मिनट में, लास्ट 30 मिनट में पूरे दिन का 16% ट्रेड होता है एक्सपायरी वाले दिन। आखिरी के 30 मिनट्स में, पूरे दिन में जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं, जो भी वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहे हैं, उसका 16% तो लास्ट के 30 मिनट्स में ही होता है। और लास्ट के 1 घंटे में पूरे दिन का 28% ट्रेड होता है। देख यार, पूरा दिन मार्केट 6 घंटे खुला रहता है ऑन एन एवरेज। 9:30 से पकड़ लो आप, 9:15 से 3:30 तक, तो अपन तो 6 घंटे मान लो। ठीक है, तो 16% से ज्यादा ट्रेड नहीं होना चाहिए अगर प्रपोर्शनेटली ट्रेड हो रहा है तो। बट दिस इज समथिंग विच हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय सेबी। तो अभी क्या होता है, अभी एक्सचेंजेस के मजे हो जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम में मंडे को भी ट्रेड हो रहा है, ट्यूसडे को भी हो रहा है, वेडनेसडे को भी हो रहा है, थर्सडे को भी हो रहा है, फ्राइडे को भी हो रहा है। ठीक है, तो इनके तो मजे ही मजे हो गए, पांचों एक्सपायरी। सेबी बोल रहा है ये सब नौटंकी बंद करो, एक दिन एक्सपायरी होगी, किसी भी एक दिन एक्सपायरी रखो और सारे इंडेक्स एक साथ एक्सपायर करो। ठीक है, ताकि लोगों में फालतू में एक रश ना हो और वो लॉटरी सिस्टम जैसी चीजें ना अज्यूम करने लग जाए, ठीक है, खरीदने लग जाए। दूसरा, ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो सेबी का ये जो एक पुश आया है, दिस इज टू कर्ब एफएनओ। वैसे अगर आप ओवरऑल भी एक ओवरव्यू लेते हो मेरी तरफ से, तो गवर्नमेंट तो इतनी तैयारी करके आई है कि मार्केट को गिराने गिराना अब कैसे भी करके। आई डोंट नो द रीजन व्हाई दे आर डूइंग दिस। ठीक है, सबसे पहले शशिकांत दास आते हैं, वो बोलते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, बैंक की एफडी तोड़ तोड़ के आप इक्विटी मार्केट्स में पैसा लेके जा रहे हो, दिस इज नॉट गुड। उसके पहले सेबी आई, सेबी ने आके क्लियरली स्टेटमेंट दे दिया कि स्मॉल कैप इज एट द बबल। मतलब सेबी की जो चेयरपर्सन है मिस माधुरी बच, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था आके कि स्मॉल कैप तो बबल में जैसा लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्रैश हो गया था स्मॉल कैप, 15-20% क्रैश हो गया था।
ठीक है। फिर उसके बाद अभी एक हवा रूमर मार्केट में आ गया कि एफएनओ को 30% लगा देंगे। फिर बजट में कितनी जोरदार कोशिश करी गवर्नमेंट ने कि मार्केट को गिरा दें, मार्केट को गिरा दें, मार्केट को गिरा दें। ठीक है, कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया आपने, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया, एसटीटी बढ़ा दिया, सब बढ़ा दिया। ठीक है, पूरा एंटी स्टॉक मार्केट बजट आया इस बार। उसके बाद भी मार्केट गिरा नहीं, 1 घंटे की मंदी नहीं रही भाई, मार्केट गिरा विद इन 1 आवर। ठीक है, इट रिकवर्ड 100% ऑलमोस्ट। मतलब जितना गिरा उतना दो दूसरे तीसरे दिन तो रिकवरी मार दी उसने। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर मार्केट्स इंडिया के बिल्कुल गिरने को तैयार नहीं ना। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट्स नहीं गिर रहे हैं? ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इस पे देखोगे तो यार एसआईपी का जो फंड फ्लो है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, लास्ट जो जीएसटी का कलेक्शन इन्होंने डिस्क्लोज करा था दैट वाज 1,09,000 crore rupees इन अ मंथ। दैट वाज जीएसटी कलेक्शन, राइट? व्हाट वाज द लास्ट मंथ्स एसआईपी कलेक्शन? 1,19,00,000 rupees। अब इतना पैसा म्यूचुअल फंड ले लेके बैठे हैं तो उनको खरीदारी तो करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअसली बाइंग आ रही है। रिटेलर आदमी ने एसआईपी लगा लगा के मार्केट को टान दिया है पूरा ऊपर तक, खड़ा कर दिया है पूरा ऊपर तक। ठीक है, अब थोड़ा सा एक दूसरा टॉपिक पे अपन डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने एक ट्रेंड ऑब्जर्व करा, वो ट्रेंड जो है इट इज यू नो इट इज रिलेटेड टू एफएमसीजी सेक्टर। हम लोगों ने क्या करा, 4-5 एफएमसीजी कंपनीज जिनके अभी रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, ठीक है, हमने उन कंपनीज की कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करा और एक पर्टिकुलर ट्रेंड पकड़ा है। वो ट्रेंड है एफएमसीजी टुवर्ड्स प्रीमियमाइजेशन। एफएमसीजी कंपनीज जो है ना वो इस टाइम पर स्टेज 3 में ऑपरेट कर रही है। सर ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होता क्या है? ठीक है, स्टेज 3 में एफएमसीजी कंपनीज का जो फोकस होता है वो प्रीमियमाइजेशन की तरफ चला जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे आप अभी देखोगे, जब हम छोटे थे तो मुझे याद है टाटा नमक 7 रुपीज/kg मिलता था। ठीक है, आप लोगों ने शायद 20 रुपीज से देखा होगा, कई लोगों ने 25 से देखा होगा, बट 25 रुपए किलो की चीज है यार। ठीक है, उसको हम 175 रुपीज किलो में खरीद रहे हैं जस्ट बिकॉज इट इज सुपर लाइट और जस्ट बिकॉज इट इज रॉक सॉल्ट ब्लडी। एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट अ सॉल्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दे हैव जस्ट प्रीमियमाइज इट, राइट? तो यार इसके पीछे क्या थ्योरी इस समय मार्केट में चल रही है? ठीक है, एफएमसीजी कंपनीज कैसे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रही हैं, और मैंने क्यों बोला कि वो स्टेज 3 में। ठीक है, तो उसके पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि अभी क्या हुआ है रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स में। अगर आप देखोगे तो जो हमने रिजल्ट्स एनालाइज करें 3-4 कंपनीज के, उसमें हमने देखा कि प्रीमियम कैटेगरी जो है ना उसमें 16% की वॉल्यूम ग्रोथ मेजर करी है और 24% की वैल्यू ग्रोथ मेजर करी है। जबकि ओवरऑल एफएमसीजी में जो ग्रोथ है, ठीक है, ओवरऑल एफएमसीजी में जो ग्रोथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3%। ओवरऑल कंपनी के वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं आ रही, लेकिन प्रीमियम कैटेगरी के अंदर बहुत मैसिव ग्रोथ हमने देखी है। तो हमें ये चीज क्यों ट्रैक करना चाहिए ना, हम पहले समझते हैं कि वो कौन सी 3 स्टेजेस होती हैं जिनमें एक एफएमसीजी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए और अपने स्टेक होल्डर्स के लिए एक मैसिव वैल्यू क्रिएट करता है। ठीक है, सबसे पहली स्टेज, जो स्टेज 1 है, वो ये है कि सेल द सेम प्रोडक्ट टू मोर कस्टमर्स। मतलब, सर मैं समझा नहीं, सेल सेम प्रोडक्ट टू मोर कस्टमर्स का मतलब पेनिट्रेट द मार्केट। अगर आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो पार्ले जी का जो ग्लूकोज बिस्किट कैटेगरी है उसमें 98% का मार्केट शेयर है। क्या पार्ले जी ने सक्सेसफुली स्टेज 1 क्लियर करा क्या? अगर पार्ले जी ने 98% का मार्केट शेयर अचीव कर लिया तो व्हाट पार्ले जी हैज डन, दे हैव सोल्ड द सेम प्रोडक्ट विच इज पार्ले जी टू मोर कस्टमर्स, टू मोर ऑडियंस, टू मोर वाइडर ऑडियंस। ठीक है, लेकिन वहीं पर ही अगर मैं ब्रांडेड तूर दाल देखता हूं, ठीक है, एक ब्रांडेड तूर दाल है, इसका मार्केट पता है कितना है अभी? सिर्फ 2%। टोटल तूर दाल का जो मार्केट है उसका सिर्फ 2% इज ऑर्गेनिक मार्केट। क्या तूर दाल जैसी कंपनी है, टाटा कंज्यूमर की अगर अपन बात करें, टाटा संपन्न, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि दे हैव टू नाउ, दे आर इन स्टेज 1 बिकॉज दे नीड टू टारगेट द सेम प्रोडक्ट टू मोर कस्टमर? वो चाहते हैं कि हर घर में टाटा संपन्न की ऑर्गेनिक अनपॉलिश्ड तुअर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल हो, समझ रहे हो आप, और मसाले भी हो।
राइट? तो एक तरफ पार्ले जी है विच इज ऑलरेडी क्रॉस्ड स्टेज वन और विच इज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द स्टेज वन बिकॉज दे गेव द सेम प्रोडक्ट टू मोर कस्टमर, और दूसरी तरफ टाटा संपन्न है जो अभी और स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे एक परफेक्ट पेनिट्रेशन का एग्जाम्पल है ना, तो कोलगेट, ये कोलगेट के क्वार्टरली रिजल्ट से उठाया गया है। ठीक है, कोलगेट की जो क्वार्टरली प्रेजेंटेशन है उससे उठाया गया है। कोलगेट ये दावा कर रहा है कि 10 में से 9 9 सॉरी 9 में से 10 में से 9 हाउस होल्ड्स में कोलगेट यूज होता है। मतलब 90% मार्केट में हम पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोलगेट ने ये स्टेज वन जो है पेनिट्रेट द मार्केट, ये ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। तो अब कोलगेट क्या कर रहा है पता है? अब कोलगेट स्टेज टू में चला गया, मोर प्रोडक्ट टू सेम कस्टमर। पहले आप कस्टमर को कोलगेट बेचो, है ना, बहुत सारे कस्टमर्स को कोलगेट बेचो, सबको कोलगेट बिकवा दो, कोलगेट का मार्केट शेयर बहुत हाई करवा दो। जब वो स्टेज वन कंप्लीट हो जाए, जब आपको लगे कि यार पेनिट्रेशन पूरा हो गया, अब ग्रोथ नहीं आ रही है, आदमी कितनी बार दांत घिसेगा ना भाई, 2 बार घिस देगा, 3 बार घिस देगा, 4 बार घिस लेगा, कोई मेनियक होगा तो 5 बार घिस लेगा मैक्स टू मैक्स, है ना, हो गया ना, मतलब एक ग्रोथ है ना, लिमिट है। तो अब एक बार स्टेज वन में अगर कोई स्टॉक मतलब कोई भी एफएमसीजी कंपनी टॉप कर लेती है तो उसके बाद उसकी ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। अगर फिर उसको ग्रोथ लेके आनी है तो उसको क्या करना है पता है? फिर अगर उसको ग्रोथ लेके आनी है तो उसको ज्यादा प्रोडक्ट दिखाने, अलग अलग वेरिएशंस देखना है। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ, मैक्स फ्रेश, टोटल, विजिबल वाइट, सेंसिटिव, वेद शक्ति, सॉल्ट, सॉल्ट एंड नीम। समझ लो, पीपल विल गो एंड स्टार्ट बाइंग योर प्रोडक्ट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रायल। यार बचपन से तो मैंने मीठा टूथपेस्ट यूज करा था, आज देखते हैं यार सॉल्ट वाले टूथपेस्ट में है क्या चीज। ठीक है, तो पीपल विल स्टार्ट डूइंग दैट। थर्ड स्टेज क्या होती है पता है? स्टेज थ्री। स्टेज थ्री में आता है प्रीमियमाइजेशन, जिस पे आज हमारा फोकस है। आप देख रहे हो, जब मैंने पहले फॉर्च्यून का केस स्टडी ले लो जैसे फॉर एग्जांपल, तो पहले क्या करा मैंने, यू नो, फॉर्च्यून का एडिबल ऑयल घर घर पहुंचाया। ठीक है, जब वो पेनिट्रेट हो गया, स्टेज वन कंप्लीट हो गया, तो फिर मैं स्टेज टू में लेके आया। मैंने क्या करा, फिर मैंने और ऑयल, एडिबल ऑयल के वेरिएंट्स निकाले। कैसे एडिबल ऑयल के वेरिएंट्स? राइस ब्रान ऑयल, लाइट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मिक्स ऑयल, दिस ऑयल, दैट ऑयल। ठीक है, एक बार मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू सेम कस्टमर्स दिए और वो भी खत्म हो गया, वहां से भी ग्रोथ नहीं आ रही है, तो फिर मैंने क्या करा, बेटर प्रोडक्ट देना शुरू करे सेम कस्टमर्स को। समझ रहे हो? सो जो मेरा ब्रांड वैल्यू था फॉर्च्यून का, उसको मैंने पूरी तरीके से इनकैश करा, एंड नाउ फॉर्च्यून इज स्टार्टेड अ ब्रांड कॉल्ड एज पहली धार, दैट इज कोल्ड प्रेस्ड, राइट? सिमिलरली ब्रू अगर आप देखोगे तो ब्रू ने भी यही करा, पहले घर घर ब्रू का कॉफी पहुंचाया, फिर ब्रू का ये वर्जन, ब्रू का वो वर्जन, एंड फाइनली दे हैव स्टार्टेड गिविंग सदर्न ट्रेल। दे हैव स्टार्टेड प्रीमियमाइजिंग देयर थिंग। वैसलीन मेरे को याद है अच्छे से, इट यूज टू बी कि एडी फट जाएगी ठंड में तो वेस्लिन लगा लो, वैसलीन लगा लो, राइट? ठंड में वो एक जेली की बॉटल आती थी, दैट्स इट। वहां से कितना बड़ा रास्ता कवर कर लिया यार। दे आर ब्लडी सेलिंग सेरम्स, राइट? और आप खुद अपने आसपास देखो, आप खुद अपना देखो, क्या 2020 के बाद से आपको ऐसा नहीं लगता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स लोग ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स यूज कर, ऑर्गेनिक हनी, मतलब मेरी पूरी दादी, मेरे पिताजी, मेरी माता जी ने कभी ऑर्गेनिक हनी नहीं खाया। उन्होंने पेड़ पे लगा हुआ जो हनी था, जो बेचने वाला था, तो उससे लिया और खा लिया। ठीक है, व्हाट द हेल इन दिस वर्ल्ड इज ऑर्गेनिक हनी, राइट? सो एवरीथिंग इज गेटिंग प्रीमियमाइज्ड ओवर हियर। ठीक है, डोंट गो विथ हेयर ऑयल, गो विथ हेयर सेरम। समझ लो, मतलब ये चीजें हो रही हैं। अगर आप देखोगे तो ये अडानी विल्मर का क्वार्टरली रिजल्ट है। इसमें देखो तो इन्होंने ये क्लियर लिखा है दैट लॉन्च्ड फॉर्च्यून पहली धार, ठीक है, फर्स्ट प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल टू एक्सपैंड आवर रेंज ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट। अगेन, यू नो, द द फोकस इज ऑन प्रीमियमाइजेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे कंपनी का वे फॉरवर्ड क्या है, तो इंक्रीज द मिक्स ऑफ प्रीमियम ब्रांड, दिस इज वन ऑफ देयर मेन की स्ट्रैटेजी फॉर ग्रोथ, है ना? फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल में डेफिनेटली दे विल डेवलप मोर, बट प्रीमियम ब्रांड्स को भी पुश करना है, मार्जिन ज्यादा रहते हैं।
ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे टाटा कंज्यूमर, आज टाटा कंज्यूमर इज नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनीज इन द वर्ल्ड। ठीक है। अगर आप देखोगे कि टाटा कंज्यूमर का सीईओ, एमडी सीईओ क्या स्टेटमेंट दे रहा है इन देयर क्वार्टरली रिजल्ट, यू विल सी प्रीमियमाइजेशन इज बिग ऑन आवर एजेंडा. We are capitalizing on the premiumization trend by introducing offerings such as Himalayan saffron and preserves, which serves to reinforce Himalayan's identity as distinguished perseverance brand. We have expanded the dry fruit range to include walnut and seeds under Tata Sampann. We have range of ready to cook, ready to eat offerings under Tata Sampann Yum Side brand, which leverage both premiumization and convenience yield, right? Their focus, see this, their focus is so much on premiumization, right? Preference of consumers seeking premium products. In ready to drink coffee segment, we've launched Tata Coffee Gold Cold Brew to offer consumer a cafe style experience in the comfort of their home. Right? Everyone is trying to encash the premiumization. See this. HUL, Hindustan Unilever. पूरा पेज दिया है ब्रो दैट वी आर ड्राइविंग प्रीमियमाइजेशन. ठीक है. सी दिस अगेन, HUL रीशेपिंग द पोर्टफोलियोज इन हाई ग्रोथ स्पेसेस. सर इससे होगा क्या भाई? इससे नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आएगी एफएमसीजी कंपनीज की. आप समझ रहे हो? आपको ये समझना पड़ेगा कि एफएमसीजी कंपनीज को रियलाइज होना शुरू हो गया है कि हम स्टेज 2 के एंड पे पहुंच चुके हैं. अगर आप फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए तो आप प्रीमियम माल फेंकना पड़ेगा लोगों के सामने. अगर आप जाके चार्ट्स देखते हो, जो कि आपको देखना चाहिए, अगर चार्ट रीडिंग करना नहीं आती है तो थोड़ा वेट करो, विल कम अप विद टीए वर्कशॉप सून. बट आपको चार्ट्स देखना से आप देखोगे एफएमसीजी कंपनीज या तो लाइफ टाइम हाई पर है या ब्रेकआउट देने की तैयारी में है ना. ईयरली 3 साल 4 साल का ब्रेकआउट, बिकॉज दिस सेक्टर हैज अंडर परफॉर्म्ड इन लास्ट 3-4 years. It is highly unlikely that it keeps on underperforming for next 2-3 years. Again, it is not a recommendation for you to go and jump and buy FMCG stocks, right? Our third news, and it is a very important news. अगर आपको ये चीज चमक गया, मैं ज्यादा डेप्थ में तो नहीं बता पाऊंगा, बट ये चीज अगर चमक गया, ठीक है, तो यू विल बी किंग. आप देखोगे जापानीज मार्केट जो है वो 5% टूट गया. जापानीज मार्केट 5% गिरने का क्या रीजन था? जो बैंक ऑफ जापान है, बैंक ऑफ जापान ने क्या करा पता है? इंटरेस्ट रेट में हाइक कर दिया ऑलमोस्ट 0.5% या 50 बेसिस पॉइंट. इससे क्या हुआ? इससे लोगों ने इक्विटी मार्केट से पैसा निकालकर कहां डालना स्टार्ट करेंगे? अब डेट मार्केट में. सर ये कौन सी बात है? 0.5% अगर रेट इंक्रीज हो जाए तो क्या इंडिया में भी ये हुआ कि लोग इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल के डेट मार्केट में डालेंगे सिर्फ 0.5% की लालच में? नहीं, इंडिया में ये नहीं होगा. पता है क्यों नहीं होगा? बिकॉज अगर आप जापान को देखते हो तो जापान इज अ जीरो इन्फ्लेशन इकोनॉमी. जापान पिछले कई सालों से 10-15 साल से ऑलमोस्ट 0% ऑफ इन्फ्लेशन पे चल रहा है. जापान में जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जो लोन्स मिलते हैं, वो 0%, 0.25% पे मिलते हैं. जापान में जो एफडी होती है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 0% पे होती है. जापान में इन्फ्लेशन नहीं है. सर आप ये बोल रहे हो 10 साल पहले जापान में जो दूध का दाम था वो आज भी उतना ही है? यस, नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. हुआ क्या ब्रो? थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना. अगर बैकग्राउंड समझोगे तभी आपको आज की न्यूज का इंपैक्ट समझ में आएगा और ये पूरी चीज जो अपन करते हैं इसका सेंस बनेगा. नहीं तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस टू मी एंड यू ऑल्सो. कोविड में कोविड में गवर्नमेंट्स ने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करा. इंटरेस्ट रेट रिड्यूस क्यों करा? ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले और मार्केट में कैश बढ़ जाए, मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ जाए. ठीक है, ये हो गया. अब क्या हुआ? मार्केट में जब मनी का सप्लाई कंटिन्यूअसली बढ़ता गया तो लोग अपनी स्पेंडिंग लैविश करने लग गए. ध्यान से सुनना. जब लैविश स्पेंडिंग आदमी करता है ना, जब उसके पास बहुत, आपके पास 50,000 रुपए कैश जेब में, आप क्या 5 रुपए खर्च करने के पहले सोचोगे? नहीं सोचोगे. कोई आपको 5 रुपए वाला भुट्टा, भुट्टा जो होता है ना, कौन, सिका हुआ भुट्टा, से फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए वाला कोई सिका हुआ भुट्टा आपको 10 रुपए में दे रहा है, क्या आप उससे चिक चिक करोगे कि ये मत कर? नो. यू बिकम मोर, यू नो क्या बोलते हैं उसको, यू विल बिकम मोर
इग्नोरेंट टुवर्ड्स पिटी पिटी अमाउंट, तो इससे क्या होता है, दे स्टार्ट बाइंग प्रोडक्ट्स एट अ हायर प्राइस। तो जब लोगों के पास बहुत ज्यादा कैश आया, पहले इंटरेस्ट रेट कम हुई तो लोगों के पास कैश आया, लोगों के पास कैश आया तो लोग ज्यादा खर्च करने लगे, जब ज्यादा खर्च करने लगे तो तेज प्राइस पे खरीदने लगे, बढ़ते हुए प्राइस पे भी खरीदने लगे। जब ऐसा हुआ ना, तो इसके कारण ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ गया। ग्लोबल लेवल पे जब इन्फ्लेशन बढ़ा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ा तो इसको कर्ब करने के लिए बैंक्स ने क्या करा, यूएस की बैंक ने, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, इंडिया की बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स फिर से बढ़ा दिए। लेकिन जापान ने क्या करा पता है, जापान ने बोला कि भाई हमारे यहां तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है ही नहीं, हमारे यहां तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है ही नहीं, तो मैं रेट्स क्यों बढ़ाऊं। तो जापान ने इंटरेस्ट रेट्स होल्ड करके रखे, जापान ने बढ़ाए नहीं। अब थोड़ा सा जरा समझना हुआ क्या, ये यूएस के रेट्स हैं और ये जापान के रेट्स हैं। ये जो गैप था ना पहले दोनों के रेट्स में, यूएस ने रेट बढ़ा दिए, जापान ने बढ़ाई नहीं, तो ये जो गैप था, ये गैप और ज्यादा वाइडन हो गया। अब हो ये रहा है, लोग अब ये करना शुरू किए, थोड़ा सा ध्यान से समझना, लोग क्या शुरू किए पता है, दे स्टार्ट बोरोइंग मनी, बोरो इन जेपीवाई, है ना। आप जापान में जाके बोरोइंग करो, क्यों बोरोइंग करो, क्योंकि जापान में रेट कम है, द रेट्स आर लोअर इन जापान एज कंपेयर टू यूएस, एज कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज, ठीक है, तो रेट्स आर लेस। तो जापान में बोरो करो, इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इन यूएसडी, और इसको इन्वेस्ट करो यूएसडी के अंदर, इन्वेस्ट इन यूएसए। जब ये, ध्यान से सुनना इधर, जब ये कन्वर्जन होता है ना, तो आप क्या करते हो पता है, आप जेपीवाई लेके एक बैंक के पास जाते हो और बैंक को बोलते हो मुझे डॉलर दो। समझना इधर, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा बहुत सारे लोग एक साथ कर रहे हैं कि डॉलर दो मुझे, डॉलर दो मुझे, डॉलर दो मुझे, डॉलर दो, तो क्या डॉलर की डिमांड बढ़ रही है क्या, ध्यान से सुनना जरा, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, और टेबल पे सब लोग आगा के क्या मेरे पास जेपीवाई रख के जा रहे हैं क्या, जापानीज येन रख रहे हैं, ठीक है, तो जापानीज येन का सप्लाई बढ़ रहा है। समझना, यहां पर डिमांड किसकी बढ़ रही है, डॉलर की, और सप्लाई किसका बढ़ रहा है, ज्यादा मार्केट क्वांटिटी में, टेबल पे मेरे को क्या पड़ा हुआ दिख रहा है, जेपीवाई, जेपीएन, है ना। तो ऐसे केस के अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है, वो करेंसी स्ट्रेंथन होती है। जिस करेंसी की सप्लाई ज्यादा होती है वो करेंसी का प्राइस रिड्यूस होता है, वो करेंसी वीक होती है। तो जब ये चीजें रेगुलर बेसिस पे होने लगी ना, ध्यान से सुनना इधर, नहीं तो खत्म हो जाएगा खेल, मैं बहुत मुश्किल से समझा रहा हूं आपको इतनी आसानी से। जब ये चीज रेगुलर बेसिस पे होने लगी, तो जो 100 जेपीवाई में $1 मिलता था, अब वो बढ़ते 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 148 जेपीवाई पर डॉलर पहुंच गया। हुआ यही, देखो अब डॉलर, पहले $1 खरीदने के लिए 100 जेपीवाई लगते थे, अब 148 लग रहे हैं। तो मजबूत क्या हुआ, डॉलर मजबूत, और कमजोर क्या हुआ, जेपीवाई कमजोर। तो सर आप ये बोल रहे हो कि जेपीवाई पर यूएसडी का रेट बढ़ गया, जैसे आईएनआर पर यूएसडी का बढ़ गया, बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल यही बोल रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा देखना अब क्या हुआ इसके कारण, जो 100 जेपीवाई पर यूएसडी का रेट था, वो जब बढ़ के 148 जेपीवाई पर यूएसडी हुआ, तो इसके कारण क्या मेरे जो एक्सपोर्टर्स थे जापान के, उनके पास क्या ह्यूज बेनिफिट्स आने लगे क्या उनको, ध्यान से सुनना जरा। एक्सपोर्टर्स को तो बहुत फायदा हो गया, जब माल बनाया था तब 100 जेपीवाई पर डॉलर था, बिलिंग तो अपन ने $1 लाख की करी है, लेकिन जब तक वो पैसा वापस आया, $1 लाख वापस आया मेरे पास, ठीक है, पेमेंट हुआ, तब तक बढ़ के 148 जेपीवाई हो गया। तो बैठे बैठे मैंने $1 लाख पे एक $48,000 और एक्स्ट्रा कमा लिए, यही हुआ एग्जैक्टली exactly। अगर आप देखोगे तो 48% हाइक हो गया उसका जेपीवाई टर्म्स में।
तो एक्सपोर्टर्स को बहुत बेनिफिट हुआ। सेम वही चीज जो अपन ने पहले समझा, इनको जब बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ तो इनके पास कैश आने लगा। दे स्टार्ट स्पेंडिंग लेविशली, है ना, ये लोग लेविशली खर्च करने लगे। अब सिंस 100 का 148 जेपीवाई होने के कारण एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट हुआ, वहीं पर ही जापान में जो इंपोर्टर्स थे, जो लोग सामान बाहर से मंगवा रहे थे, उनको क्या नुकसान हो गया? क्या पहले कोई चीज $1 की आती थी तो उसके अगेंस्ट में हमको 100 जेपीवाई पे करना पड़ता था। अब वही चीज $1 की आ रही है तो उसके अगेंस्ट में हमको 148 जेपीवाई पे करना पड़ रहा है। और जापान जो है ना, जापान का जो कंजम्पशन है वो इंपोर्ट बेस्ड कंजम्पशन है। मतलब जापान राइस व्हीट इंडिया से मंगवाता है, एडिबल ऑयल इंडिया से जाता है, ठीक है, जापान में चाइना से जाता है, जापान में गन्ना नहीं उगता। जापान इज अ आइलैंड कंट्री, इट्स अ वॉल्केनिक नेशन, ठीक है, तो वहां पर फार्मिंग राइस की होती है, बस वो भी बहुत मास स्केल पे नहीं होती, वियतनाम से राइस जाता है, राइट। तो क्या हुआ, सडनली इंपोर्ट बिकम्स एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव हो गया इंपोर्ट, बिल्कुल सही है। एंड जो नेसेसरी गुड्स थे इनके प्राइस बढ़ गए। तो जापान में पहली बार ऐसा हुआ 30 सालों में कि जापान में जो इन्फ्लेशन था, दैट इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड। जापान में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये 30 साल में पहली बार हुआ, समझ रहे हो आप? तो इस बढ़ते इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जापान ने रेट कट करा और उसका इतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ा कि जापानीज मार्केट फेल by almost 5.5%, 5.85% to be very precise. That was Friday's closing for Japanese market. And similarly US markets पे भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आपको पता है क्यों? जब ये चीज हो रही थी ना कि लोग जेपीवाई में बोरो कर रहे थे, यूएसडी में कन्वर्ट कर रहे थे, उसको यूएस के इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। जब इन्होंने ये कैलकुलेशंस करा था अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का, तब उन्होंने ये अज्यूम करा था कि हमको जेपीवाई तो फ्री में मिलता है, लेकिन सडनली जेपीवाई के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। एंड आप समझना सर, 0.5 ही तो बड़ा है, क्या फर्क पड़ता है? वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ओवर हियर, नॉट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। तो इसके कारण यूएस के जो टेक स्टॉक्स थे वो ठुक गए। फिर एक खराब खबर आई कि इंटेल 15,000 लोगों को निकाल रहा है। इंटेल का स्टॉक वॉज कोलैप्स क्लोज टू 25%। अमेजॉन से खराब खबर आई कि अमेजॉन का सेल्स, ऑनलाइन सेल्स ग्रोथ वॉज वेरी लो, राइट। तो द स्टॉक ओपनड 10% लोअर, ठीक है। तो यार ये सब चीज़ें ना आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो, मैं तो रखता ही हूँ। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। मैंने बाहर से रिकॉर्ड करी है, तो अगर कुछ ऑडियो या वीडियो में समस्या आए इस पर्टिकुलर सेशन में तो प्लीज़ माफ़ करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम स्टूडियो में रहेंगे तो अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, मतलब क्लासरूम में रहेंगे तो अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, ये तीनों टॉपिक्स कैसे लगे, मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं और मोटिवेट होकर नेक्स्ट वीक बना पाऊँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।